हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वे योर बायोलॉजी मेंटर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे न्यू चैप्टर ऑफ फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए हैं। आज जो है बच्चों, आपने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने ग्रोथ के बारे में बात करी थी, राइट। उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज हम देखेंगे। दैट मीन्स आज का जो टाइम है वो एक तरह से रिकॉलिंग का टाइम है। किसके बिहाफ में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बिहाफ पर, राइट। जब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का, जिसमें हम प्लांट रेगुलेटर्स पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के एस्पेक्ट से, जिसमें इथाइलिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। ये चैप्टर ज़्यादा रीडिंग वाला है, अंडरस्टैंड करने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे? एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे, उसको हाईलाइट करोगे, अंडरलाइन करोगे, साथ ही साथ जो आपको समझ में आ रहा है उसके आप नोट्स बना लोगे अपनी लैंग्वेज में। जितना अपनी लैंग्वेज में बनाना सीखोगे बच्चों, उतना ही हम कह सकते हैं ताउम्र याद रहेगी वो चीज़। जल्दी से रिकॉलिंग होती है जब आप खुद से अपने तरीके से नोट्स बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। What do you mean by growth? ग्रोथ हम देख चुके हैं। ग्रोथ क्या है बच्चों? एक तो सबसे पहली बात है, ये इरिवर्सिबल होती है ना। इरिवर्सिबल क्यों? जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, प्लांट में सीड, ठीक है, सीड से हमारे पास शूटिंग हो गई, रूटिंग हो गई, फिर फर्दर लीफ आ गई, फिर हम कह रहे हैं कि आगे जा कर के फ्लावरिंग में आया, फिर ये फ्रूट में तब्दील हुआ, उसके बाद में इसकी डेथ हो गई, ठीक है, इसकी डेथ हो गई। तो क्या आपने देखा कि मैम जो ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट ए की बात कर रही हूँ, क्या इसने जब शूटिंग करी तो क्या वापस से ये अपनी जगह पर आया? वापस से ये अपनी जगह पर आया क्या? नहीं ना। जब इसमें लीव्स निकल गई, फ्लावर निकल गया, उसके बाद वापस से ये छोटू सा हो गया क्या? नहीं ना। तो हम क्या कहते हैं, जब ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसी है? इरिवर्सिबल है। मैं अब छोटी बच्ची नहीं बन सकती हूँ, ठीक है। अब अडल्ट एज चल रहा है, मैच्योरिंग फेज चल रहा है, मैच्योर फेज चल रहा है, तो अब मैं चाइल्डहुड में नहीं जा सकती, मैं उतना नौना सा बेबी नहीं बन सकती हूँ। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है। आई बात समझ में बच्चों? इस चैप्टर को या इस ग्रोथ को समझने के लिए मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, जो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है, आप प्लीज़ उसको देखें एक बार। उसमें ग्रोथ के टाइप्स भी हमने पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक बार उसको देखो, फिर से रेलेवेंट करोगे तो आपको लगेगा अरे वाह, हमारा रिवाइज हो गया, रिवीजन हो गया, डन। चलिए, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल, ये जो की पॉइंट्स है याद रखेंगे। एक तो फंडामेंटल है, कॉन्स्पिकस कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इजीली विजिबल होने वाली। इसका मतलब क्या होता है? जो इजीली विजिबल हो जाए, हाँ या ना। आप एक नौने से पौधे से एक बड़ा सा ट्री बनने में आप उसकी ग्रोथ को पता लगा सकते हो, आपको दिखाई देती है ना। आप देखते हो, अरे मम्मा अभी तो मैंने इसमें सीड्स डाले थे, अब देखो उसमें शूटिंग होने लगी है। अरे मम्मा अब तो इसके अंदर फ्लावर भी आने लग गए, अरे अब तो मैंगो भी आने लग गए हैं, हाँ या ना। तो दैट मीन्स आपको ग्रोथ कैसी है? विजिबल है, इजीली विजिबल है, ऑफ लिविंग बीइंग, कोई भी हो जाए, है ना। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट। परमानेंट क्यों है भाई? ये अब इस फेज से वापस से इस फेज में नहीं आ सकता, ये पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो प्लांट है ये वापस से यहाँ जा करके यहाँ नहीं आ सकता है, ये इरिवर्सिबल है और ऊपर से परमानेंट भी है, राइट। इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स ऑफ इवन ऑन एन इंडिविजुअल सेल। क्या होगा? ग्रोथ के बारे में हम बात करें तो क्या होती है ग्रोथ? हम कह रहे हैं कि प्राइमरी ग्रोथ भी हो सकती है, सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकती है, ठीक है। हमने बात कर रखी है इसकी ऑलरेडी, फिर भी बात कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। प्राइमरी ग्रोथ भी होती है प्लांट में और सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। प्राइमरी ग्रोथ की बात क्या करोगे? जब इलोंगेशन होगा प्लांट के अंदर, ठीक है, इलोंगेटेड होगी सेल, राइट, लंबाई की तरफ जाएगी, ये प्राइमरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगा मैम? अब इसके अंदर आप फ्लोएम बना लो, इसकी चौड़ाई बढ़ा लो, तो ये कैसी हो गई? इसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, डन। तो एक पर्टिकुलर सेल की हम बात करें, इंडिविजुअल सेल की बात करें, तो वहाँ पर भी ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ देखी जा रही है। एक बड़े प्लांट की बात करें तो वहाँ पर भी ग्रोथ देखी जा रही है। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में?
नेक्स्ट, जनरली ग्रोथ इज accompanied by a metabolic process, both anabolic and catabolic, दोनों रिएक्शन होगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी तभी तो अंदर की काम चीजें चलेंगी। हमने अभी कुछ पहले जो चैप्टर्स देखे उसमें पता है आपको प्लांट की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है। रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है, तो यानी कि कुछ कैटाबॉलिक कुछ एनाबॉलिक रिएक्शन तो चल ही रही है ना। दैट अकर एट ए एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अपना फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएगी जब तक उसमें एनर्जी नहीं होगी। देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ग्रोथ। क्या होगा, जैसे आप देखते हो स्टार्टिंग में जो न्यूनेट्स होते हैं या बहुत ही इनिशियल वाली जो लीफ होती है उसका साइज छोटा होता है, उसका कलर भी कैसा होता है, हल्का सा येलो। फिर जब वो धीरे धीरे एक्सपेंड करती है अपने साइज के अंदर तो क्या होगा, यहाँ पर वो खाना भी बहुत अच्छा बनाएगी। क्यों? क्योंकि जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही वो सनलाइट को कैप्चर करेंगी, उतना ही अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। एम आई राइट? एम आई क्लियर विद दैट? राइट। नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट। प्लांट की ग्रोथ कैसी है, निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। डिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट ग्रोथ, दैट मीन्स ग्रोथ कंटिन्यूटी चल रही है। क्या है ऐसा प्लांट्स के अंदर, क्वेश्चंस आता है, जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि ऐसा क्या रीजन है कि प्लांट थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं। क्या होता है, क्योंकि बच्चों वो डिवाइड होती रहती है, उनके अंदर मैस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। राइट। Plant growth is unique because plant retain the capacity for unlimited growth throughout their life. इनमें एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि थ्रू आउट द लाइफ क्या करते रहते हैं, अपना ग्रोथ करते रहते हैं। दिस एबिलिटी द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमे, मैस्मेटिक टिश्यू। राइट, कहाँ पर होंगे, सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। हमने मैस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था, कैसे होते हैं, एपेक्स होते हैं, राइट, इंटरकैलरी होते हैं, और हमने क्या बोला था, लेटरल होते हैं। हाँ या ना, तीन तरह के हमने देखे थे, इंटरमीडिएट इंटरकैलरी, या फिर हम कहें लेटरल मेरिस्टेम, और या हम कहें एपेक्स मेरिस्टेम। जहाँ जहाँ पे मैस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे वहाँ पे प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। इज दैट क्लियर? ये सब प्रीवियस स्टडी है जो हमने कर ली है। द सेल सच एज सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब यानी कि अपने आप ही ग्रोथ, मुझे किसी एक्सटर्नल फीचर्स की, एक्सटर्नल हेल्पिंग हैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है उस ग्रोथ को करने के लिए। तो कुछ मैस्मेटिक सेल्स के पास, कुछ मैस्मेटिक टिश्यूज के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो खुद में ही इंटरनल ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई उनको परवाह नहीं है। इज दैट क्लियर? आ गई वर्ड की मीनिंग समझ में? द प्रोडक्ट हाउएवर सून लॉसेस द कैपेसिटी टू डिवाइड। हो सकता है कि मैस्मेटिक टिश्यू के अंदर, मान लीजिए मैस्मेटिक टिश्यू है, अब ये कह रहा है मैं डिवाइड हो रहा हूँ, डिवाइड हो रहा हूँ, डिवाइड हो रहा हूँ, मैं डिवाइड हो रहा हूँ, मैं डिवाइड हो रहा हूँ, लेकिन कुछ बोलते हैं कि बस मैं डिवाइड करते करते थक गया हूँ, मुझे अब कोई परमानेंट रोल चाहिए। तो हम फर्दर क्या पढ़ते हैं, हम डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ वो परमानेंट की तरफ जाएंगे कि नहीं भाई अब मैं तो एक पर्टिकुलर काम करूंगा, मैं तो फ्लोएम ही बनाऊंगा, मैं तो जाइलम ही बनूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो एंड सच सेल मेक अप द प्लांट बॉडी, और वो क्या करती है, अब प्लांट की फर्दर बॉडी बनाने का काम करती है, एक पर्टिकुलर फंक्शन में चली जाती है कि बस मैं डिवाइड कर चुकी हूँ, अब मैं एक परमानेंट फंक्शन करूंगी और उसी को अदा करूंगी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। This form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the mesostem called the open form of growth। क्या होता है, खुले हुए हो तुम, फ्री हो, हम कहते हैं ना कि ठीक है फील फ्री टू स्पीक, जो भी कहना है आराम से कहो, फ्री हो तुम कहने के लिए। तो वैसे ही कुछ जो ऐसी ग्रोथ होती है जहाँ पर वो मैथमेटिक के बाद जैसे डिवाइड हो रही है, वो चाहती है कि मैं परमानेंट होना चाहती हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर वर्क में जाना चाहती हूँ, तो ऐसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म हो, कुछ भी करो भाई, कैसे भी ग्रोथ करो, तुम्हें फंक्शन करना है, तुम्हें प्लांट बॉडी बनानी है, तुम्हें डिवाइड होना है। व्हाट वुड हैपन, they are responsible for the primary growth of the plant and principally contribute the elongation plant along their axis।
अभी हमने बात करी थी, देखो हमने रूट की बात करी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास होगा ऐसा जोन, ठीक है, जहां पर मेरिस्टेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल फर्दर डिवाइड करेगी। उसके बाद कौन सा जोन होगा, इलोंगेशन जोन। क्यों होगा इलोंगेशन जोन? यहाँ पर क्या होगा, सेल अपना पर्टिकुलर वर्क करना चाहिए, ठीक है, अपना किसी एक पर्टिकुलर वर्क में जाना चाहिए, और यहाँ पर हो जाएगा मैच्योर मतलब मैचुरेशन जोन। दैट मीन्स यहाँ पर सेल अब मैच्योर हो चुकी है, वो अब अपना ही काम करेगी, फर्दर डिवाइड नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई। सो इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म द लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, हमने मेरिस्टेम की बात करी थी, वेस्क्यूलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ। लेटरल जो मेरिस्टेम होते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं, सबको पता होना चाहिए जो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि भाई कब कौन सा मेरिस्टेम किसके लिए काम करेगा, कहाँ ये वर्क होगा। रिमेंबर दैट। यदि अभी भी सबको, किसी को भी, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जिसको भी लग रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, तो ये उनका अपना फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो, नहीं कर रही तो इट्स ओके, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर में चल रहे हैं, और यहाँ पर भी आकर भी आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। These are the meristem that cause the increase in the girth of the organs in which they are active, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में इलोंगेटेड होगा, सेकेंडरी ग्रोथ में गर्थ की तरफ वो अपनी चौड़ाई बढ़ाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ, दिस इज नॉन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। डन। चलिए, नाउ दिस, यहां पर क्या हो रहा है, ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहां पर शूटिंग होती रहेगी। रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूटिंग होती रहेगी। बीच में आप देख रहे हो वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, कौन बनाएगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। इज दैट क्लियर? ग्रोथ इज मेजरेबल ग्रोथ। ग्रोथ को मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ग्रोथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें, जैसे हम बात करें ग्रोथ मेजर्स, ठीक है। तो ग्रोथ मेजर्स की बात करें तो क्या आ सकता है, इसमें खुद में सोचने वाली बात है। अब तक हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं, अब तक तो माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो कि आपको सेल का ग्रोथ बता सकता है। तो आप बोल सकते हो सेल का साइज, राइट, सेल का वॉल्यूम, सीधा वॉल्यूम लिख देते हैं, वॉल्यूम, लेंथ, और सोचो लीफ का सरफेस एरिया, हाँ या ना, सरफेस एरिया। इसके अलावा ड्राई वेट एंड हम बात करते हैं फ्रेश वेट की, तो वेट लिख देती हूँ, है ना। ये वाली जो चीजें हैं बच्चों, यहाँ पर ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं कि एक सेल नंबर भी, ठीक है। सेल साइज की बात करें तो क्या होता है कि सेल जब इनिशियल लेवल पे होती है तो वो छोटू सी होती है, ठीक है, ये छोटू सी है। लेकिन जब ये इलोंगेटेड होगी, जब इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ये अपना साइज, जो सेल का साइज है वो इंक्रीज करेगी। तो सेल साइज, वॉल्यूम यानी कि जैसे हम बात करें वाटरमेलन की, ठीक है, एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ चुका है। तो वाटरमेलन जो है अपना वॉल्यूम बढ़ाता है, ठीक है, अपना वॉल्यूम बढ़ाता है। तो वॉल्यूम भी एक मेजर है ग्रोथ का। आप बता सकते हो कि हाँ मैम उसमें ग्रोथ हुई है वाटरमेलन में। लेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स आप शो कर सकते हो कि मैम उसमें ग्रोथ देखी जा रही है, प्राइमरी ग्रोथ देख रहे हो। सरफेस एरिया, जितना लीफ का सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा। वेट कुड बी फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। क्या होता है इसका मतलब, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ड्राई वेट की।
याद करो जब हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस किया था, ऑर्गेनिक का लिया था, तो हमने क्या किया था, ऐश एक्सपेरिमेंट में उसमें से सारा वाटर कंटेंट हटा दिया था। ठीक है, मतलब फ्रेश वेट यानी कि आपने इस पत्ती को तोड़ा और इसका वेट कर लिया। ड्राई वेट, इस पत्ती को आपने अच्छे से सुखा दिया, इसमें से सारे पानी का कंटेंट हट गया, अब इसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट का जो है वॉल्यूम है वो बचा हुआ है, तो उसका वेट बचा हुआ है। तो यदि आपको कभी भी एक्सपेरिमेंट करना हो, ठीक है, प्लांट के अंदर या फिर आप किसी ऑर्गेनिज्म में कर रहे हो, तो बेटर है कि आप उसके ड्राई वेट के साथ एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, आपको एक्चुअल जो आप चीज़ें चाहते हो वो आपको मिल जाएगी। राइट, सेल नंबर, सेल डिवाइड कर रही है, तो डिवाइड कर रही है दैट मीन सेल ग्रोथ कर रही है। ठीक है, बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, क्या हुआ, उसने अपना ग्रोथ बढ़ाया ना। ठीक है, ग्रोथ बढ़ा, साथ के साथ चल रहा है उसका सेल डिवीजन भी चल रहा है, उसका डेवलपमेंट भी चल रहा है। क्लियर दैट। तो आ जाओ, क्या कहती है एनसीईआरटी, ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स हैं, सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। ये सारे के सारे क्या पैरामीटर्स हैं जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ बता सकते हैं या ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। वन सिंगल एग्जाम्पल, ये देखो मैंने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते हैं क्वेश्चंस। वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 17500 यानी कि 17,500 न्यू सेल पर आवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मेज में जो रूट एपिकल है वहां पर 1 घंटे में 17,500 न्यू सेल्स बनती है। वेयर ए सेल इन अ वाटरमेलन, यदि हम वाटरमेलन की बात करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, साइज बढ़ता है अप टू 3,50,000 टाइम्स। इज दैट क्लियर। ये दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस as increase in cell number, the latter expresses growth as increase in size of the cell। ठीक है, साइज में तो बढ़ेगी, elongated तो होगी। While the growth of pollen tube is measured in terms of its length, यदि हम pollen tube की length के बारे में बात करें तो an increase in surface area denotes the growth in a dorsiventral leaf। और सरफेस एरिया की बात करें तो लीफ का एग्जाम्पल बेस्ट है। लेंथ की बात करें तो पोलन ट्यूब का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हो, इसका ले सकते हो। न्यू सेल्स की या सेल नंबर की बात कर सकते हो तो आप मेज का एग्जाम्पल ले सकते हो। इज दैट क्लियर। नाउ फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के फेज क्या होते हैं। तो बच्चों जो ग्रोथ के फेज हैं बेसिकली वो 3 फेज होते हैं, 3 फेजेस। राइट, कौन कौन से होते हैं। मेरिस्टेमेटिक फेज, राइट, दूसरा है इलोंगेशन फेज, इलोंगेशन फेज एंड लास्ट वन इज मैच्योरेशन फेज। ठीक है, देखो बच्चों मैथमेटिक फेज है तो यहाँ पर अभी क्या होगा, सेल डिवाइड कर रही है तो ज़्यादा मैच्योर सेल को आप डिवाइड नहीं करा सकते क्योंकि वो परमानेंट रोल में चली जाती है। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होंगी, एक तो थिन वॉल्ड होंगी। ठीक है, सारा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक एक लाइन लिखी हुई है। थिन वॉल्ड होगी, इसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, प्रोमिनेंट होगा। यहाँ पर जो है कोई भी वैक्यूल नहीं बनेंगी, वैक्यूल एब्सेंट होगी, कोई भी स्टोरेज नहीं होगा। जब आप इलोंगेशन में जाएंगे, इलोंगेशन फेज में जाएंगे तो जैसे ये प्लांट सेल है ना, तो यहाँ पर इलोंगेशन कैसे होगा, वैक्यूल बनेगी। इस वैक्यूल के बड़े होने से लार्ज वैक्यूल मिलती है प्लांट के अंदर, तो यहाँ पर क्या मिलेगी, वैक्यूल इलोंगेटेड करेगी, इलोंगेशन होगा। राइट, मैच्योरेशन में जाओगे तो एक परमानेंट फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों फेज समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, क्या कहती है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 phases, नेमली मैथमेटिक, इलोंगेशन एंड मैच्योरेशन फेज। राइट, नाउ ये डायग्राम देख रहे हैं आप। ठीक है, इस स्टेप से
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर रही है सेल, सेल डिवाइड कर रही है, ये वाला देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो, इसकी टिप से क्या हो रही है, सेल इलोंगेटेड होकर के मैच्योर अवस्था में आ रही है, ये फेजेस को इंडिकेट कर रही है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द रूट टिप। हम रूट टिप को देखेंगे। द कंसिस्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। आपको पता है रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स पे क्या होते हैं, मैस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, मैस्मेटिक एपेक्स सेल्स होती हैं जो को फर्दर डिवाइड करती है, जो कि फर्दर डिवाइड करती है। कौन सा जोन, कौन सी सेल, कौन सा ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगा, कौन सा फेज यहाँ देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा मैस्मेटिक टिश्यू। तो आपको बता दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ग्रोथ जो मैस्मेटिक फेज है ग्रोथ की वो कहाँ पर मिलती है, एग्जाम्पल बताओ, तो आप बोलोगे रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। डन, चले आगे। द सेल्स इन द रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, बहुत ज्यादा होगा, डिवाइड करना है, प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होगा, राइट। पजेस लार्ज कॉन्स्पिकस न्यूक्लियाई, यानी कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई तुम्हें देखने को मिलेगा। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, प्राइमरी होगी क्योंकि इसको ग्रोथ करनी है, आगे इसको डिवाइड करना है। अभी ये है, अब इसको फर्दर डिवाइड करने हैं, तो इस समय पे यहाँ पर इसको प्रोटोप्लाज्म ज्यादा चाहिए, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस चाहिए। वॉल इसकी थिन होगी, यदि थिक होगी तो ये नहीं कर पाएगा आगे डिवाइड, थिन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सेल्यूलोजिक विद अबंडेंटेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन चाहिए, क्यों, क्योंकि तभी जाकर के क्या होगा, साइटोप्लाज्म इधर जाएगा, न्यूट्रिएंट इधर जाएंगे, ये कनेक्शन नहीं होगा तो आगे फर्दर ग्रोथ ही नहीं होगी। डन। द सेल्स प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप टू द मैस्मेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो मैस्मेटिक कहाँ होंगे, टिप पर, टिप से थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो वहां पर क्या मिलेगा, इलोंगेशन फेज मिलेगा, ठीक है, फेज ऑफ इलोंगेशन। क्या क्या होगा, इंक्रीज वैक्यूलेशन, वैक्यूल बनेगा, ठीक है। सेल इनलार्जमेंट, सेल का इनलार्जमेंट होगा। न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल इन दिस फेज, ठीक है। वैक्यूल के अंदर क्या करते हो, स्टोरेज ही तो करते हो, हाँ है ना। जब वैक्यूल का साइज बढ़ेगा दैट मीन्स इलोंगेशन फेज में स्टोरेज भी होगा। डन। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स that is more proximal to the phase of elongation lies a portion of the axis which is undergoing phase of maturation. elongation के बाद क्या आएगा, maturation phase आएगी. The cells of this zone attain their maximal size in the term of wall thickening. क्या होगा, देखो जब आपने बच्चों मैरिस्मेटिक जोन देखा तो वहां पर बोला कि मैम थिन वॉल है, थिन वॉल है, यहाँ पर प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हमारे कनेक्शंस होंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होंगे, राइट. हमारे पास प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, हाँ या ना. ये सारी चीज़ें देखी. जब हम इलोंगेशन फेज में आए तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मैम वैक्यूल जो है बनेगी, डेवलप होगी. उसके बाद में क्या होगा, इलोंगेशन, इलोंगेटेड होंगी सेल्स इलोंगेटेड होगी, और इलोंगेटेड वैक्यूल होगा तो सीधी सी बात है स्टोरेज भी होगा. स्पेलिंग गलत होती जाती है मेरे से, है ना. स्टोरेज होगा. फिर हमने बोला मैचुरेशन. मैचुरेशन में क्या होगी, यहां पर मैक्सिमल साइज होगा. अब साइज इंक्रीज नहीं होगा, यहां पर मैक्सिमल साइज होगा. वॉल थिक हो जाएगी, यानी कि मोटी हो जाएगी. अब उसको फर्दर डिवाइड नहीं करना है तो थिक हो जाएगी. एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, और प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, जो हमारे मैथमेटिक टाइम पे तो क्या था, प्रोटोप्लाज्म नॉर्मल था लेकिन ज़्यादा मात्रा में था. अब धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगा. सेल टू सेल कैसा फंक्शन करना था, ठीक है. तो मैच्योर में अब बोलेगी मैं परमानेंट हो चुकी हूँ, मैं मेरा काम देखूंगी, आप अपना काम देखें. डन. चलें आगे. ग्रोथ रेट्स. ग्रोथ रेट जो है, दो टाइप की ग्रोथ हमें बताई गई है हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है. द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट. इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ रेट? पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम पे कोई भी ऑर्गेनिज्म कितनी ग्रोथ कर रहा है वो ही उसकी ग्रोथ रेट है. क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म
पर यूनिट टाइम पर कितना ग्रोथ कर रहा है, वो ही उसका क्या है, ग्रोथ रेट है। Thus, रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली यानी कि हमारे पास क्या है, कुछ इक्वेशंस हैं। एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है, बहुत जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत तरीके की सेल्स का निर्माण करती है। द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, जियोमेट्रिक कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो रही है, हाँ 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 हाँ। और जो अर्थमेटिक है वो बोल रही है डिवाइड 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 डिवाइड, बट यहां पर क्या चल रहा है, पर्टिकुलर फंक्शन भी, यहां पर क्या चल रहा है, पर्टिकुलर फंक्शन भी चल रहे हैं। तो अर्थमेटिक में क्या होगा, इन अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन चलेगा, इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा डिवीजन चलेगा, माइटोटिक सेल डिवीजन चलेगा। ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, यहां पर सिर्फ राइट, ये जो कॉमन सेल है ए, ठीक है, ये जो कॉमन सेल है ये डिवाइड करेगी कंटिन्यू, राइट, ये कंटिन्यू डिवाइड करेगी। ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, क्या होगी, डिफरेंशिएट होगी कि मुझे तो अब नया काम करना है, मुझे तो परमानेंट होना है, मुझे तो मैच्योरेशन में जाना है, मुझे डिवाइड नहीं करना है। तो एक कॉमन सेल होगी जो कंटिन्यूटी डिवाइड करेगी और बाकी सेल क्या करेंगी, परमानेंट होना चाहेगी, मैच्योरेशन जोन में जाना चाहेगी। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसी ग्रोथ कौन सी होगी, अरिथमेटिक ग्रोथ होगी। नाउ लाइक दिस द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, अब हम ग्राफ की बात करें तो आपको ग्राफ कैसे मिलेगा, एकदम स्ट्रेट, कैसा मिलेगा, एकदम स्ट्रेट मिलेगा। यहां पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ठीक है, यहां पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है, जो टाइम के साथ में लेंथ बढ़ी है, ठीक है, टाइम के साथ जो लेंथ है, यहां पर एल नॉट का मतलब है जो इनिशियल लेंथ थी। भाई तुम किसी भी लेंथ को मेजर करोगे, मान लो हाइट तुम नापते हो, मान लो ये एक बच्चा है, ठीक है, इसकी लेंथ तुमने पहले ये मेजर करी, ठीक है, उसके बाद जब दोबारा मेजर करी तो बच्चा कुछ यहां तक आ गया, कैसे पता लगाओगे, पहले तुम इनिशियल लेंथ को पता लगाओगे, तभी तो बोलोगे कि नहीं अब तो तुम्हारी लेंथ में इतना चेंज आया है, इतनी लेंथ बढ़ी है पर टाइम इतने समय में, राइट, इतने समय में तुम्हारी इतनी लेंथ हुई है। तो LT मीन्स लेंथ एट टाइम के साथ कितनी लेंथ बढ़ी है, L नॉट लेंथ एट ए टाइम ऑफ 0, इनिशियल लेवल पे कितना लेंथ था, R ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कितना इलोंगेशन हुआ है, कितना इलोंगेटेड हुई है वो सेल, वो बताती है कौन, LT इक्वल्स टू L नॉट प्लस RT, याद रखेंगे, राइट। सो द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ इज exemplified by a root elongated at a constant rate on plotting the length of the organ against the time linear curve is obtained। टाइम के अगेंस्ट में हम एक कर्व बना रहे हैं उसकी हाइट ऑफ द प्लांट पर, तो आपको पता लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन जो है, एक लीनियर जो ग्राफ है वो निकल के आया है, राइट। नाउ जियोमेट्रिकल ग्रोथ, जियोमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होगा, सेल डिवाइड, सेल डिवाइड, यानी कि आप देख रहे हो डिवाइड पे डिवाइड। कभी माइक्रोबायोलॉजी लैब में गए हो, कल्चर किया है किसी चीज को, ठीक है, आप क्या करते हो, अगार का मीडिया बनाते हो, एक पेट्री प्लेट पे रखते हो और कुछ समय बाद देखते हो कि आपको अलग अलग जोन दिख रहे हैं, बैक्टीरियल जोन दिख रहे हैं, दैट मीन्स
यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा बैक्टीरिया, याद रखना बहुत जरूरी है। और जो आपका अर्थमैटिक ग्रोथ होगा वहां पर जो एग्जाम्पल होगा वो होगा मैस्टमेटिक टिश्यू, याद रखेंगे, मैस्टमेटिक टिश्यू या फिर सेल। डन, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी जियोमेट्रिकल ग्रोथ है वो देखी जाती है हमारी बेसिकली बैक्टीरिया में। इन द मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। देखो बच्चों, ग्राफ बहुत अच्छे से समझ लो ये, ठीक है। ग्राफ जो मिलेगा जियोमेट्रिकल में वो मिलेगा तुम्हें सिग्मोइड, ठीक है। क्या बोलोगे? सिग्मोइड कर्व बोलोगे या फिर इसको एस कर्व बोलोगे। आई बात समझ में? ठीक है। इसमें जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करूंगी। पहले इनिशियल लेवल पे, ठीक है, इनिशियल लेवल पे ग्रोथ ऐसी होती है, कुछ इस तरीके से ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर अब देखो, यहां पर आप मीडिया डाल रहे हो, ठीक है। उस समय आप बैक्टीरिया को डालते हो उसमें, किसमें? कल्चर मीडिया में डालते हो। तो उसको ये समझ में नहीं आता पहले कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, ठीक है। जब आप नई जगह जाते हो तो आप ऐसे थोड़ा ना सोचते हो कि अच्छा मैं तो एकदम सिचुएटेड हो जाऊंगा, अब मुझे पता लग जाएगा कि क्या क्या सामान कहाँ मिलता है। नहीं ना, आप नए शहर में जाते हो, वहाँ का आसपास का माहौल देखते हो, आप देखते हो यहाँ पर ऐसी दुकानें हैं, यहाँ पर इस तरह की जगह है, यहाँ का इस तरह का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हो। तो बैक्टीरिया के लिए भी ये ग्रोथ मीडियम क्या है? न्यू है। तो यहाँ पर आते ही वो जो न्यूट्रिएंट है उसको खाने नहीं लग जाता, ग्रोथ नहीं शो करने लगता। पहले वो सहमा सहमा सा हुआ होता है, अच्छा ये नई जगह है, मुझे तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। फिर वो जाकर के शेर बनता है कि आ जाओ, अब तो मैं इस सारी जगह का शेर बन गया हूँ। क्यों बन गया हूँ? क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जब वो एनवायरनमेंट को समझ लेता है तो उस एनवायरनमेंट को वो यूटिलाइज करता रहता है। तो यहाँ पर आप दो जगह देख रहे हो। दो जगह क्या देखी आपने? यहाँ पर जब उसको एनवायरनमेंट के लिए जानना था, या हम कह सकते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो होगी वो कैसी होगी? जीरो होगी। यहाँ पर जो ग्रोथ है वो लेस होगी या फिर जीरो होगी, ये याद रखेंगे। कौन सी फेज है ये फेज है लैग फेज। कौन सी फेज है? लैग फेज। क्या मीनिंग हुआ लैग फेज का? लैग याद रखोगे लर्न करने के लिए। लैग बस ग और क का डिफरेंस है। जब न्यूट्रिशन का कमी होगी, जब उसको एनवायरनमेंट के बारे में पता नहीं होगा तो डेफिनेटली वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन लैग फेज में होती है। जो ग्रोथ होती है वो कम या फिर जीरो होती है, राइट। अब धीरे धीरे न्यूट्रिएंट के बारे में उसको पता लग गया, धीरे धीरे उसने खाना शुरू किया। जब आपको खाना समझ में आता है, आप खाना लगने लगते हो, तो आप एकदम से ग्रोथ को खींचते हो, ठीक है। आपकी ग्रोथ एकदम से कहाँ जाती है? पीक पर जाती है। तो ये वाला जो फेज होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। यहां पर आपकी ग्रोथ रेट जो है वो हाई होती है। आप हाईली ग्रोथ करते हो यहाँ पर, आई मीन टू से बैक्टीरिया यहाँ पर हाई ग्रोथ करता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन को यूज किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उसका कंजप्शन किया जाता है। किसमें? इस एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज में। फिर क्या होता है? देखो, खाना बहुत सारा था, यहां पर खाना नहीं था। यहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करेगा? जियोमेट्रिकल फेज में, ठीक है। ग्रोथ कैसे करेगा? जियोमेट्रिकल, यानी कि एक सेल डिवाइड, फिर दूसरी सेल डिवाइड, फिर तीसरी सेल डिवाइड, फिर ये भी डिवाइड, फिर ये भी डिवाइड। अब
खाना मेरे पास कितना है, एक प्लेट खाना है। बैक्टीरिया कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो जब आपके पास एक रोटी है, खाने वाले 10 हैं, तो डेफिनेटली एक समय बाद वो खाना खत्म होगा ही होगा, लड़ाइयाँ शुरू होगी ही होगी। तो अब जाकर के क्या होगा, यहाँ पर अब इन लोगों का पेट भर चुका है और पेट भरने के साथ साथ न्यूट्रिशन भी कम हो चुका है। ठीक है, अब अपने पास रिसोर्सेज नहीं है खाना खाने के। बैक्टीरिया ने खूब सारा खाना खाया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करी, अब जाकर के उसने बोला कि अब ठहरते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला जो फेज है बच्चों, ये वाला जो फेज है इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज और स्टेशनरी फेज। मतलब अब यहाँ पर फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, अब कोई ग्रोथ नहीं होगी, अब स्टैंड बाय हो गए हैं, अब बस खत्म भाई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब खाना ही नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा तो सडनली क्या होंगे, अरे यार एक मिनट बच्चों, सडनली क्या होगा, ये डिक्लाइन होने लगेगा। क्या होगा, ये मरने लगेंगे, डेथ की तरफ जाने लगेंगे। तो इस फेज को हम बोलते हैं डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। क्या बोलते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं, इसको हम ये बोलते हैं और इसको हम कहते हैं डेथ फेज और डिक्लाइन फेज। यानी कि अब कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, अब डेथ की तरफ जा रहे हो, डिक्लाइन फेज। तो ये जो कर्व है, ठीक है, ये इस तरीके से जो बनता है, इसको इसी वजह से हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस फेज, एस कर्व और सिग्मोइड कर्व हम इसको बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, जियोमेट्रिकल ग्रोथ का एग्जांपल है बैक्टीरिया, लैग फेज, लॉग फेज और हमारी स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज समझ में आ गई। डन, चलिए आगे। तो लैग फेज, यहां पर स्लो होगी ग्रोथ, या फिर जीरो होगी, लेस या फिर जीरो, एंड इट इंक्रीजेस रैपिडली। जैसे इन्वायरमेंट समझ में आ गया, जैसे न्यूट्रिशन समझ में आ गया, न्यूट्रिशन को खाना शुरू किया, ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, रैपिडली ग्रोथ बढ़ेगी। देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, एज आई टोल्ड यू बिफोर। ठीक है, हियर बोथ द प्रोजेनी सेल फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन। ये याद रखेंगे, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। रिटेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। कंटिन्यूटी में डिवाइड होंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत सारी है। हाउएवर विद द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, जैसे ही न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होने लगेगी, द ग्रोथ स्लो डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। अब बोलेंगे भैया अपन तो स्टैंड बाय पे चले गए, रेस्टिंग फेज में चले गए, खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं है। If we plot the parameter of growth against a time, we get a typical sigmoid or S curve. क्या मिलेगा, sigmoid या फिर S curve मिलेगा। A sigmoid curve is a characteristic of a living organism growing in a natural environment. Natural environment में जो भी organism grow हो रहा है वो कैसा हो रहा है, geometrical growth कर रहा है। Environment, natural environment में काम करता है। तो ग्राफ हमारे पास ये है। Now अब हमारे पास यहां पर भी एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, ये है हमारी इक्वेशन, ठीक है, W1 W0 ERT। यहां पर बस ये चेंज हुआ है, ये हमारी ग्रोथ रेट ही है, ठीक है, ये इनिशियल वेट है और ये वेट जिसके लिए हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो W1 फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकती है, W की जगह L भी हो सकता है, घबराना नहीं है। बस आपको याद रखना है ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, जियोमेट्रिकल के लिए है, और जो ये इक्वेशन है वो हमारी अर्थमेटिकल के लिए है। ये बात समझ में आ गया। W0 इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, R ग्रोथ रेट, T टाइम ऑफ ग्रोथ, E मतलब है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। डन। हियर R क्या है, R is the relative growth rate and is also the measure the ability of the plant to produce a new plant material। क्या है,
ग्रोथ रेट का मतलब है कि एक एबिलिटी भी शो करता है प्लांट की, वो एक न्यू प्लांट या न्यू सेल कैसे बना सकता है। रेफर टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स इंपॉर्टेंट। ग्रोथ रेट से हम किसी प्लांट की एफिशिएंसी इंडेक्स बनाते हैं कि उस प्लांट से नई प्लांट कैसे बनी, क्या क्या हुआ, कितने समय में बनी। Hence the final size of W1 depends on the initial size W0। डेफिनेटली पड़ेगा भाई, तुमने लेंथ बढ़ाई है, इनिशियल में क्या थी बाद में क्या, तुमने पहले तुम्हारा वेट 5 किलो था, बाद में 10 किलो हुआ, तो इनिशियल वेट का पता होगा तभी तुम इस वाले वेट को कैलकुलेट कर पाओगे। ये ध्यान रखेंगे दोनों ही ग्रोथ के अंदर। अब आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो जाइगोट है उसमें इनिशियली कौन सी ग्रोथ होती है, तो दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है। जब आप जाइगोट डेवलपमेंट पढ़ते हो या एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ते हो तो आपके पास बहुत सारी स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, ऐसी आती है, ऐसी स्टेज आती है। तो ऐसे समय पर क्या आप ऐसे करोगे डिवाइड, फिर उसको परमानेंट मैच्योर, डिवाइड परमानेंट मैच्योर, या फिर आप बोलोगे डिवाइड फिर डिवाइड फिर डिवाइड फिर डिवाइड, तभी तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनेगी। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जाइगोट जब डिवाइड होता है या एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो इनिशियल लेवल पे क्या होती है, जियोमेट्रिकल ग्रोथ देखी जाती है। और फर्दर जब आगे कुछ भी हमें सेल्स बनानी होती है तो वहां पर आपके पास आएगी अर्थमेटिकल ग्रोथ। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। तो सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन और सेल्स दैट लूज कैपेसिटी टू डिवाइड। यहां पर देखो, जो सेल्स डिवाइड नहीं होनी चाह रही, जो सेल डिवाइड नहीं होनी चाह रही, यहाँ पर जो डिवाइड होनी चाह रही है, लेकिन यहाँ पर तो सब डिवीजन ही कर रही है। तो डिवीजन जो करती है वो जियोमेट्रिक फेज होती है, और जो फर्दर अपना फंक्शन या मैच्योरिटी की तरफ जाती है वो क्या होती है, वो अपनी होती है अर्थमेटिकल फेज। डन, चले आगे। Quantitative comparison between the growth of living system can also be made in 2 ways। अब देखो, ग्रोथ जो रेट होती है उसको हम 2 वेज से देखते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक होता है रिलेटिव ग्रोथ। क्या मीन्स होता है मैम इसका? एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब देखो, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, एक लीफ है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और आफ्टर सम टाइम यहां पर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक और लीव है बी, ये इसका 50 सेंटीमीटर है, और यहां पर ये 55 सेंटीमीटर है, या 5, ठीक है, ठीक है। अब देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने कितना ग्रोथ किया, आपने कितना ग्रोथ किया इतने समय में। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक बच्चा है, उसने 5 दिन में, ठीक है, 5 डेज में उसने अपना 2 किलो वजन बढ़ाया है, ठीक है। एक लड़के ने 5 दिन में अपना 2 किलो वजन बढ़ाया है, और दूसरा जो उसका भाई है उसने भी 5 दिन में अपना 4 किलो वजन बढ़ाया है, ठीक है, 4 किलो वजन बढ़ाया है। तो मैं क्या बोलूंगी, इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है भैया, इसका 2 किलो है, इसका 4 किलो है, मतलब ये 4 किलो बढ़ा है, ये 2 किलो बढ़ा है। तो कोई कंपैरिजन नहीं करा कि तुम पहले कितने किलो के थे और अब तुम कितने किलो के हो, बस मैंने बताया कि इसने 4 किलो वजन बढ़ाया, इसने 2 किलो वजन बढ़ाया। तो मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है। क्या होगा, मेजरमेंट करना है, कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट ग्रोथ कहलाती है। अब देखो रिलेटिव कैसे होते हैं, जो कंपैरिजन शुरू करते हैं। मानते हो ये बात कि भाई हाँ जी, शर्मा जी का बेटा ने तो ना 50% बनाई है, तुमने क्या बनाई है, 30-60% लाए हो। जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, आपको एक ऐसा स्ट्रेस देते हैं जिसमें से आप निकल नहीं पाते हो। आपके पेरेंट्स पे पीयर प्रेशर बनाते हैं कि फलाना के बच्चे ने तो नीट में ये स्कोर किया, आपके बच्चे ने तो इतना ही स्कोर किया, राइट। तो याद रखेंगे, रिलेटिव ग्रोथ में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है। द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस वन ऑफ द कॉमन बेसिस, एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ
रेट। डन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो आपकी बुक में पूछा है कि हमारे पास 2 लीव्स हैं, 2 लीव्स का एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है और रिलेटिव ग्रोथ क्या है। आ जाओ निकालें। हमारे पास 2 लीव्स हैं, यदि आपको इसकी रिलेटिव ग्रोथ निकालनी है और एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालनी है तो क्या है, देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इनिशियल ग्रोथ, और इसमें कितना बड़ा है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी आई 10 माइनस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आई। क्या आई एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ इसकी क्या आई 10 में से 5 कर दी, भाई इनिशियल ये होगी और जो हमारी ग्रोथ पर टाइम है वो ये होगी, तो इसमें से हमने माइनस कर दिया तो 5 सेंटीमीटर आया। किसके लिए आया ये A1 के लिए। B1 की बात करो, B1 की एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालो, तो पहले यहाँ थी 50, यहाँ हो गई 55, ठीक है, तो अभी कितनी आई 55 में से 50 हटा दो, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भी एब्सोल्यूट ग्रोथ है, तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालना आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ निकालोगे तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, ग्रोथ पर यूनिट टाइम और इनिशियल ग्रोथ मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये कैसे निकालोगे रिलेटिव ग्रोथ। अब देखो ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितना ग्रोथ पर यूनिट बढ़ा, कितना यूनिट ग्रोथ बढ़ा, इसको तुम एब्सोल्यूट ग्रोथ से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ भी लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, किसके लिए A1 के लिए कितनी है बच्चों 5 है। इनिशियल ग्रोथ कितनी थी 5 थी, 100 तो कितनी आ जाएगी 100% ग्रोथ आ गई। यदि मैं इस वाले प्लांट की लीफ के लिए देखूं तो यहाँ पर इसका ABS कितना था बच्चों, ये था 5 और इनिशियल कितनी थी 50 मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ या ना 100, तो 0 से 0 कट, 5 से 5 कट, यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ 10% रिलेटिव ग्रोथ दिखाई है। यानी कि ग्रोथ किस में अच्छी हुई, इसके अंदर रिलेटिव ग्रोथ। भाई 5 थी 5 ही बढ़ा ली, इसमें 50 थी लेकिन 5 ही बढ़ी है, तो ये स्लो ग्रोथ कर रहा है, ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। आ गई बात समझ में। तो रिलेटिव ग्रोथ आप ऐसे निकालोगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, बस ये है कि आपने कितनी ग्रोथ की है। डन। चलें आगे। कंडीशन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ की क्या क्या कंडीशन होती है आप कैसे पता लगा सकते हो, ठीक है। यदि हम बात करें वाटर की, ठीक है, वाटर कंडीशन है ग्रोथ की, आप वाटर दोगे, ठीक है, वाटर कितना ज़रूरी है, आप फ्रेश रेट कैसे निकालोगे, वाटर के बिना सेल कैसे काम करेगी, अपना ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करेगी, ऑक्सीजन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट, पूरा एक चैप्टर है न्यूट्रिएंट का, आपको पता है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो है प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एज वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ, द प्लांट cells grow in size by the cell enlargement which in turn the require water। यदि आप सेल की ग्रोथ को देखो, जैसे जो तरबूज है, वाटरमेलन है, अभी हमने देखा कि उसका वॉल्यूम जो बढ़ा था, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, वो कैसे बढ़ा, ड्यू टू द वाटर। तो वाटर क्या है, सेल को इनलार्जमेंट करता है, ग्रोथ करता है, राइट। नाउ टर्जिडिटी ऑफ द सेल हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ। टर्जिडिटी हमने टर्जर प्रेशर पढ़ा था, क्या करता है वो सेल को अंदर से प्रेशर लगाता है, जिससे क्या होती है सेल इलोंगेटेड होती है। तो यानी कि टर्जिडिटी भी क्या कर रही है, सेल की ग्रोथ का पैरामीटर एक तरह से। Thus plant growth and further development is intimately linked to the water। तो वाटर क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके इलोंगेशन के लिए एज वेल एज उसकी टर्जिडिटी के लिए। Status of plant, water also provides the medium for the enzymatic activities needed for the growth। और वाटर क्या करता है, एंजाइमेटिक ग्रोथ भी देखता है। ऑक्सीजन क्या करेगा, हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एक्टिविटी, राइट, जैसे अपन ने बात किया था फोटोसिंथेसिस में। न्यूट्रिएंट, मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स हम पढ़ चुके हैं, आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी।
In addition, every plant organism has an optimum temperature, optimum concentration, optimum light. कहाँ पड़ी थी? एंजाइम के केस में एंजाइम को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, अदरवाइज बहुत कम टेम्परेचर देंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो डिग्रेड हो जाएगा, राइट? सो suited for its growth, any deviation from this range could be determinational to its survival. ये वाटर हो, ऑक्सीजन हो, राइट, या हम बात करें एंजाइमेटिक रिएक्शन हो, सब प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी. एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है. ग्रेविटी ऑल्सो अफेक्ट द सर्टन फेजेस स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ. ग्रेविटी किसके उसमें काम करती है बच्चों? रूट में. कैसी होती है रूट होती है पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, हाँ या ना, ठीक है. पॉजिटिवली कैसी होती है? जियोट्रॉफिक होती है. तो यदि हम बात करें किसकी, कंडीशंस फॉर ग्रोथ की, तो आप क्या क्या पैरामीटर लिखोगे? आप बोलोगे वाटर, ठीक है. वाटर किसके लिए जरूरी है? टर्जिडिटी के लिए एंड इलोंगेशन के लिए और एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए, हाँ या ना, ठीक है. यदि आप बात करोगे किसकी, लाइट की, तो लाइट क्यों जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट. फोटो पीरियडिज्म के लिए. इसके अलावा हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की. ग्रेविटी रूट के लिए. वाटर हो गया, लाइट हो गई, ग्रेविटी हो गई. ऑक्सीजन किस में काम आता है? फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, हाँ या ना. डन. तो ये क्या है? हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं. नाउ डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये सारे के सारे टर्म्स हमने देखे थे, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या होगा जब डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है. डी डिफरेंशिएशन, द सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. क्या होगा डी डिफरेंशिएशन? सेल आपने डिवाइड करी, डिवाइड करी. कुछ सेल तो कंटिन्यू डिवाइड हो रही है, कुछ बोल रही है कि मैं मैच्योर या फिर मैं परमानेंट होना चाहती हूं. तो डी डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है कि डिवाइड होने के बाद, डिवाइड होते होते सेल बोल रही है कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी, मैं एक परमानेंट काम चाहूंगी. तो द सेल डिराइव फ्रॉम द रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि डिवाइडिंग सेल, एंड कैम्बियम डी डिफरेंशिएट एंड मैच्योर द परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. डिवाइड हुई, मैच्योर होना चाहती है, परमानेंट होना चाहती है विद स्पेसिफिक फंक्शन. दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन. क्या हो जाएगा? वो डी डिफरेंशिएशन के लिए सेल जाएगी. Now during differentiation, cell undergo few to major structural changes both in their cell wall and protoplasm. याद रखेंगे कि जब डिफरेंशिएशन होगा तो सेल वहां पर क्या करेगी? मैच्योर होना चाहती है, अपना एक परमानेंट या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन करना चाहती है. उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सेल वॉल और उसके प्रोटोप्लाज्म दोनों में स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे. तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि डिफरेंशिएशन के दौरान सेल जो है वो क्या करती है? अपनी वॉल और अपने प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है. तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं. एम आई राइट? कब होंगे? जब मेरिस्मेटिक टिश्यू से वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करना चाहेंगी.
So for example, to form a tertiary element the cell would lose their protoplasm, right? मतलब वो अपना प्रोटोप्लाज्म क्या कर देंगी, लूज कर देंगी, लॉस कर देंगी। क्यों? क्योंकि वो अब क्या चाहती है, एक टैकरी एलिमेंट बनाना चाहती है। यानी कि अब वो, आपको पता है मैथमेटिक जोन हमने पढ़ा था, मैथमेटिक फेज पढ़ा था, वहां पे प्रोटोप्लाज्म ज्यादा था। लेकिन फिर जब हमने मैच्योरिंग फेज देखी थी तो आपने कहा कि मैम प्रोटोप्लाज्म फर्दर अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन में जाएगा, डिवाइड होना चाहेगा। तो यहाँ पर भी तो ये रहा है, प्रोटोप्लाज्म लूज हो गया। क्यों? क्योंकि उसको टैकरी एलिमेंट बनाना है। आई बात समझ में डिफरेंशिएशन की। दे ऑल्सो डेवलप ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोसिक सेकेंडरी सेल वॉल टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेज इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। सेकेंडरी वॉल का निर्माण करने में भी कौन लगता है, डिफरेंशिएशन। ये ऑलरेडी हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं बच्चों, हर एक लेवल पे जाकर के आ चुके हैं। ट्राई टू कोरिलेट द वेरियस anatomical feature you encounter in the plant to the functions they perform। आप देख सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर एक फंक्शन हो रहा है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डी डिफरेंशिएशन, प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना। प्लांट के पास एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, डी डिफरेंशिएशन नाम से पता लग जाएगा। द लिविंग डिफरेंशिएटिंग सेल दैट बाय नाउ हैव ए लॉस्ट कैपेसिटी टू डिवाइड कैन regain the capacity to division under the certain condition। अब देखो क्या हुआ, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन चल रही थी कि भाई ये डिवाइड हो रही थी, ये कह रही थी कि नहीं मैं तो अब मैच्योर स्टेज में जाऊंगी, मैं डिफरेंशिएशन करूंगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन में ही एक पर्टिकुलर वर्क पे आप पहुंचते हो। मैं जाऊंगी, मैं डिफरेंशिएशन करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं डिफरेंशिएशन करूंगी। अब क्या हुआ, ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आप एक छोटे मतलब इस स्तर पे अभी अपना रेस्टोरेंट चलाते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट चलाते हो और आप वहाँ पर लॉट्स ऑफ वर्क यू हैव, लाइक आपको चपाती भी बनानी है, आपने सब्जी भी बनानी, बिकॉज यू आर ए सिंगल पर्सन टू रेगुलेट ऑल द एक्टिविटी इन योर रेस्टोरेंट, राइट। सो क्या होगा कि आपने ही सारा काम करना है। नाउ यू आर टायर्ड, आप बोलोगे कि नहीं मेरे को अब रेस्टोरेंट में काम नहीं करना है, रेस्टोरेंट में काम नहीं करना, अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ लैब में जाके वर्क करूं। ठीक है, मैं लैब में जाके वर्क करूं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहां तक मैच्योर फेज पे आ गए, आपने अपना काम कर लिया था, लेकिन आप थक गए इस चीज से, तो आप बोलोगे मैं वापस से क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं न्यू लर्निंग करूंगा लैब असिस्टेंट के लिए। मैं अब रेस्टोरेंट नहीं चलाना चाहता, मैं थक गया, खाना पकाते पकाते, ऑर्डर लेते लेते कुछ लॉस भी हो रहा है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं लैब असिस्टेंट का काम करूं, तो मुझे इसके लिए चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आर्ट्स का बच्चा अब साइंस में जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले ये जो कंडीशन थी, ये थी डिफरेंशिएशन की, राइट। अब ये जो हो गई मैच्योर होकर के अगेन डिवाइड होना चाहता है, तो वापस से हम बोल सकते हैं डी डिफरेंशिएशन कर रहा है, राइट। अब द फिनोमेना इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉकैम्बियम फॉर्म ए फुल्ली डी डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल, राइट। क्या होगा कि भाई यहां पर फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम, वापस से मेरिस्टेम बनेगा, किसके लिए, इंटरफेसिकुलर के लिए और कैम्बियम कॉक के लिए। कहां से बनेगा, उस मैच्योर सेल कौन सी है, पैरेन्काइमा सेल है। ये बात समझ में आ गई, डील डन। आगे चले, रीडिफरेंशिएशन। देखो ये बंदा, कहानी एक बार समझा देती हूं। ये बंदा है, ये पहले डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होकर के ये मैच्योर हो गया, ठीक है। मैच्योर होकर के ये बोल रहा है कि मैं बनूंगा कारपेंटर, ठीक है, मैं बनूंगा कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर बन रहा है। अब ये बोला कि यार मैं कारपेंटर नहीं बनूंगा, इस काम में मजा नहीं आ रहा, बहुत मेहनत का काम है, मुझे कुछ अच्छा सा काम चाहिए। तो इस कारपेंटर ने बोला कि मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं, राइट, मैं मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो मैकेनिक बनने के लिए बच्चों इसको इस कारपेंटर के जोन से वापस से इस इनिशियल लेवल पे आना पड़ेगा।
तो ये जो कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी डी डिफरेंशिएशन की, राइट। अब जब ये कारपेंटर से वापस से मैकेनिक की पढ़ाई कर लेगा तो मैकेनिक ये क्या हो जाएगा, मैच्योर कंडीशन पे आ जाएगा, ये एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा, बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया इसका रीडिफरेंशिएशन, मतलब इसने रिफ्रेश हो गया, ये वापस से रिफ्रेश हो गया, बोला अब मेरा माइंड एकदम सही है, मैं अब क्या बनूंगा, मैकेनिकल इंजीनियर का ही काम करूंगा, मैंने सारी स्टडी सीख ली है, वापस से आकर के वापस से मैं क्या हो गया हूँ, डिवाइड हो गया हूँ। तो अब मेरा परमानेंट काम क्या रहेगा, मैकेनिक का रहेगा। आ गई बात समझ में। तो रीडिफरेंशिएशन क्या है, such stem tissue are able to divide and produce cells that once again lost the capacity to divide। अब उसने जब पढ़ाई कर ली तो बोला मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मैं कोई परमानेंट वापस से काम करूंगा, तो अब वो अपनी डिवाइडेशन की कैपेसिटी लूज कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, राइट। सो कैपेसिटी टू डिवाइड एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट गेट रीडिफरेंशिएटेड। नाउ डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ज्ञान है जो आपको समझना है। वैसे ग्रोथ हमने समझ ली, डेवलपमेंट क्या है, तो आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, डेवलपमेंट इज अ टर्म दैट इंक्लूडेड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म, जितने भी चेंजेस हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू द सीड एंड सेनेसेंस। यानी कि जब कोई बॉर्न हो रहा है और वहां से वो डेथ में जा रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा लाइफ है उसका, वो क्या है, डेवलपमेंट फेज ही तो है, डेवलपमेंट फेज ही तो है। आई बात समझ में, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, कोई डाउट है? तो ग्रोथ क्या है, बॉर्न टू डेथ का जो फेज है पूरा क्या है, डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट को यदि मैं भूलना चाहूं तो क्या बोल सकती हूं, मैं बोल सकती हूं कि ये सम है, ये एक टोटल है। किसका टोटल है बच्चों, ये है मैम ग्रोथ का, राइट, कि कितनी ग्रोथ हुई है, कैसी कैसी ग्रोथ हुई है, और साथ ही उसमें डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है, राइट, उसका डिफरेंशिएशन कैसे हुआ है। इज दैट क्लियर, राइट। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें अपन किसका, डेवलपमेंट का, तो आप देखोगे कि हमारी जो एनसीईआरटी उसमें ये डायग्राम दे रखा है, बहुत ही इजी है, समझने में बड़ा आसान है। समझो पहले क्या कहना चाह रही हूँ। देखो बच्चों, ये है मैथमेटिक सेल, मैथमेटिक सेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल डिवाइड होगी, डिवाइड होगी, डिवाइड होगी तो डेफिनेटली क्या होगी, उसकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ बढ़ेगी, प्लाज्मेटिक ग्रोथ बढ़ेगी, इलोंगेटेड होगी सेल, राइट। जब सेल डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद में क्या होगा, इलोंगेशन आएगा, इलोंगेशन आएगा तो यानी कि क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ये एक सेल है, ये डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है तो दैट मीन्स मैं कहूंगी कि इसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ की वजह से क्या होगा, सेल में इलोंगेशन आएगा। ये बात क्लियर है, सेल में क्या आएगा, इलोंगेशन आएगा। तो सबसे पहले मैथमेटिक सेल मैथ डिवाइड किया, डिवाइड की वजह से उसका प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, साइटोप्लाज्म बढ़ा, साइटोप्लाज्म बढ़ने से क्या होगा, सेल इलोंगेटेड होगी, इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन होगा तो सेल फर्दर क्या बोलेगी, मैच्योरेशन में जाएगी, एक पर्टिकुलर काम करना चाहेगी। यानी कि मैच्योरेशन कब होगा, जब डी डिफरेंशिएशन देखा जाएगा, यानी कि जब इलोंगेटेड होगी। हमने बात करी थी, ये सेल है, डिवाइड भी हो रही है, साथ ही साथ मैच्योर भी हो रही है, दैट मीन्स यहां पर क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन। यहां पे क्या चल रहा है, डिफरेंशिएशन भी चल रहा है, राइट, राइट। तो मैरिस्मेटिक डिवाइड किया, डिवाइड के बाद में आप बोल रहे हो प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ से एज वेल एज इलोंगेशन भी हो रहा है, इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन से हम बोल रहे हैं कि वो फर्दर अपना काम करना चाहती है, वो एक परमानेंट कंडीशन में आ जाती है, वर्क, ठीक है, कैसा वर्क, स्पेसिफिक वर्क,
राइट, स्पेसिफिक वर्क में आना चाहती है। तो डिफरेंशिएशन जब वो अपना एक परमानेंट काम करेगी तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगी, मैच्योरेशन में, राइट, कहाँ जाएगी, मैच्योरेशन में जाएगी। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई, मैच्योरेशन तक कहानी समझ में आई। तो सेल क्या आ जाएगी, एक मैच्योर हो जाएगी, पर्टिकुलर वर्क करेगी। तो यहाँ पर सेल्स डिवाइड हुई, प्लाज्मिक ग्रोथ हुआ, एलोंगेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन से क्या हो गया, पैरेन्काइमा सेल बन गई। एग्जाम्पल, पैरेन्काइमा सेल है। अब पैरेन्काइमा क्या बोलती है, मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतनी देर इतना सारा काम नहीं कर सकती, मैं डिवाइड होना चाहती हूँ वापस से, ठीक है। क्या बोलती है, ये मैच्योर सेल, ये पैरेन्काइमा सेल बोलती है मैं डिवाइड होंगी। आ जाओ भाई, ये क्या करेगी, फर्दर पीछे चलेगी। ये क्या बोलती है, मैं फर्दर डिवाइड होना चाहती हूँ, डिवाइड होना चाहती हूँ। तो याद करो, डिफरेंशिएशन जब उसको पर्टिकुलर वर्क मिल गया था, वो उस काम से परेशान हो गया था, उसने नया काम करने के लिए वापस से कहाँ आया, मैथमेटिक में। कौन सी कंडीशन हुई, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन हुआ। वापस से वो मैच्योर सेल कहाँ आ गई, इस मैथमेटिक सेल में आ गई, राइट। पैरेन्काइमा सेल अब क्या बनाएगी, कॉर्क कैम्बियम बनाएगी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाना चाहती है, बनाना चाहती है, आ जाओ, बनाना चाहेगी भाई। अब गई 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 वापस से अपनी मैच्योर सेल में आ गई, वापस से अपनी मैच्योर सेल में आ गई। क्या करा, रीडिफरेंशिएशन करा, ठीक है, क्या किया, रीडिफरेंशिएशन करा। ऐसे ही यहां पर आप एक पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां पर मैथमेटिक सेल में प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ, प्लाज्मा चेंज हुआ, ठीक है, साइटोप्लाज्म बढ़ा। वो कह रही है कि मैं आगे फर्दर वर्क नहीं करना चाहती, मैं तो डिवाइड ही करना चाहती हूँ। तो कुछ सेल्स वापस से मैथमेटिक सेल में भी तब्दील हो जाएंगी। तो हमने क्या देखा, डिवाइड हुई सेल, साइटोप्लाज्म बढ़ा। कुछ ने तो बोला कि मैं वापस से डिवाइड होंगी, मैं फर्दर वर्क नहीं करूंगी। कुछ बोली कि नहीं, मैं इलोंगेटेड होकर के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क करूंगी, फिर मैं वहां पर मैच्योर होकर के एक मैच्योर सेल बनाऊंगी। अब मैच्योर सेल ने बोला कि मेरे से काम नहीं हो रहा, पैरेन्काइमा ने बोला कि मैं डिवाइड होना चाहती हूँ, डिवाइड हुई, डी डिफरेंशिएशन किया, कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में चेंज किया, वापस से उसका वर्क किया, मैच्योर सेल में आ गई। क्या किया, रीडिफरेंशिएशन किया। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, कोई भी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, मृत्यु एक अमर सत्य है बच्चों, मृत्यु एक अमर सत्य है, इसको आप कोई भी झुटला नहीं सकते। यदि आप इस दुनिया में आए हो तो आपका विनाश भी तय है, आपकी मृत्यु भी तय है। जिस दिन आपने जन्म लिया था उसी वक्त आपकी मृत्यु तय हो चुकी होती है, राइट। तो डेफिनेटली इस मैथमेटिक सेल में जब मैच्योरेशन आ जाएगा, ये बुढ़ापे की तरफ जाएगा, बुढ़ापे की तरफ जाएगा। क्या करेगा, सेनेसेंस, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डेथ होगी। क्या होगी, ये डेथ होगी यहाँ पर। इज दैट क्लियर। चाहे वो डी डिफरेंशिएशन करे, चाहे वो रीडिफरेंशिएशन करे, चाहे वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करे, चाहे वो डिवाइड हो, डेथ तो क्या है, एक कटु सत्य है जिसको सभी को मानना होता है। ये क्या है पूरी कहानी कि जन्म लेने से मृत्यु तक हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन इट्स अ टोटल या सम ऑफ डेवलपमेंट। ये समझ में आया, डेवलपमेंट। यदि हम डेवलपमेंट की नॉर्मल बात करें, ठीक है, यदि हम डेवलपमेंट की नॉर्मल बात करें एक प्लांट के केस में, तो क्या होगा, आ जाओ। डेवलपमेंट इन प्लांट को देखें तो बहुत सारी फेजेस हैं हमारी, ठीक है, फेजेस हैं। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले बच्चों सबसे पहले सीड जर्मिनेट होगा, ठीक है, सीड जर्मिनेशन होगा, फिर सीडलिंग होगी, ठीक है, सीड क्या हुआ, ये लो सीड बन गया। अब सीड में क्या हुआ, सीडलिंग होना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर जवानी वाली फेस आई, ठीक है, जुवेनाइल यानी कि जवानी होती है। प्लांट धीरे धीरे क्या करने लगा, शूटिंग करने लगा, रूटिंग तो हो ही रही थी,
राइट। ये लो, ये इसका यंग फेज आ गया, जुवेनाइल फेज आ गया। अब जुवेनाइल फेज के बाद देखो सीड जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट के बाद सीडलिंग करेगा, फिर जुवेनाइल फेज आएगा, उसके बाद क्या होगा, फ्लावरिंग आएगी क्या, ठीक है, फ्लावर आएगा। उसके बाद क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे ग्रोथ करेगा ना, प्लांट जो है धीरे धीरे एक अच्छा सा प्यारा सा प्लांट बन जाएगा, ठीक है, प्रॉपर प्लांट। यानी कि क्या करूंगी मैं, इसको बोलूंगी कि ये मैच्योर फेज में आ गया। किस फेज में आ गया, मैच्योर फेज में। सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग, जुवेनाइल, मैच्योर फेज। मैच्योर होने के बाद आपने देखा है प्लांट हमारा जब अच्छा खासा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि फ्लावरिंग हुई, राइट। आ जाओ, ये हमारा प्लांट मैच्योर प्लांट और उस पे क्या हो गई, फ्लावरिंग आ गई, राइट, फ्लावरिंग आ गई। फ्लावरिंग के बाद में क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन होगा। आ जाओ, सीड फॉर्मेशन कब होता है बच्चों, जब फ्लावर किस में बदल जाएगा, फ्रूट में, ठीक है, ये किस में बदल गया, फ्रूट में, फ्रूट में। तो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, सीड बन जाएगा। तो क्या हुआ, सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग, जुवेनाइल, मैच्योर, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन। तो लास्ट में वो किस में जाएगा, सेनेसेंस में, राइट, यानी कि डेथ की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये एक प्लांट का डेवलपमेंट है कि कैसे कैसे वो सीड जर्मिनेट होगा, सीडलिंग होगी, एक यंग अवस्था में आएगा, जुवेनाइल फेज में आएगा, फिर वो मैच्योर अवस्था में जाएगा, फिर उसके अंदर फ्लावरिंग होगी, फिर फ्लावरिंग से सीड बनेगा, सीड के बाद में वो अजीर्ण अवस्था में जाएगा, यानी कि वो सेनेसेंस कंडीशन पे जाएगा। अब जो हमें पढ़ने वाली बात है सीड जर्मिनेशन में, ठीक है, सीड जर्मिनेशन में हम दो बातें देखते हैं बच्चों, ठीक है, सीड जर्मिनेशन में हम दो बातें देखते हैं। एक देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन और एक बात करेंगे हम डोरमेंसी के बारे में। डोरमेंसी का मतलब होता है अवरुद्ध होना, ठीक है, यानी कि सीड जर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या क्या रीजन है। तो टाइप्स की हम बात करें तो वी हैव 3 टाइप्स बच्चों, ठीक है, 3 तरीके से होता है। एक होता है एपिजियल, एक होता है हाइपोजियल और एक होता है विविपेरस, ठीक है, विविपेरस। क्या होता है एपिजियल में, यदि हम एपिजियल की बात करें तो आप देखोगे जैसे ये सीड है यहां पर, ठीक है, सीड है, सीड में क्या आएगा, यहां पर ये होता है हाइपोकॉटाइल और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, ठीक है, हाइपोकॉटाइल और एपिकोटाइल। जब हम बात करेंगे, अभी ये यहां नहीं बना रही मैं, ठीक है, जब हम एपिजियल की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, हाइपोकॉटाइल आएगा, हाइपोकॉटाइल आएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो सीड है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लगेगा और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड से ऊपर आ जाएगा। एपिजियल का मतलब है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर या फिर अबव द ग्राउंड, ठीक है, अबव द ग्राउंड, राइट। एपिजियल का मतलब है अबव द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा। और ये हाइपोकॉटाइल और ये एपिकोटाइल, ये बात समझ में आ गई। ये क्या है, एपिजियल है। अब हाइपोजियल की बात करें, हाइपोजियल में क्या होगा, ये हमारा सीड है, सीड क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इसमें एपिकोटाइल आएगी, एपिकोटाइल आएगी और देन फर्दर जब एपिकोटाइल आएगी तो ये क्या करेगी, नीचे इसको पुश करेगी, सीड को नीचे पुश करेगी और क्या आ जाएगा फर्दर, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। तो यहाँ पर जो सीड होगा, सीड जर्मिनेट होगा, वो कैसा होगा, बिलो द ग्राउंड। हाइपो मतलब बिलो द ग्राउंड, ये बात समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन की बात हो रही है। एपिजियल, एपिजियल यानी कि अबव द ग्राउंड,
ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर यानी कि सबसे पहले जब एपीजियल होगा तो हाइपोकोटाइल पहले आएगी, ये ध्यान रखेंगे, और जब हाइपोजियल होगा तो एपिकोटाइल पहले आएगी, ये ध्यान रखेंगे। और ये बिलो द ग्राउंड है, ये अबव द ग्राउंड है। विविपेरस में क्या होता है? विविपेरस में आपको पता है मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जहां पर पानी पानी दलदल होता है, सांस लेने के लिए कुछ भी हमारे पास चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर। याद आ रही है चीजें? हमने जब प्लांट में मॉडिफिकेशन देखे थे, वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर मॉडिफिकेशन देखा था, स्टेम, रूट, राइट, हमने वेजिटेटिव ग्रोथ में मॉडिफिकेशन देखे थे। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, विविपेरस के दौरान जो प्लांट होता है, ठीक है, जो अबव द ग्राउंड होता है, वहां पर ये फ्रूट बनके यहीं पर ये सीड का निर्माण कर लेता है, सीड का निर्माण करता है, उसको हल्का सा ग्रो भी कर देता है, फिर जाकर के ये ग्राउंड पर टूटता है और ग्रोथ करता है। विविपेरस में क्या हुआ, चूंकि नीचे दलदल ही दलदल है, यदि ये सीड नीचे गिर गया तो ये जर्मिनेट नहीं होगा, एयर ही नहीं मिल रही। यहाँ पर तो इन्होंने न्यूमेटोफोर बना लिया फर्दर, लेकिन यदि ये दलदल में घुस गया तो सोचो क्या सीड जर्मिनेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़े इंटेलिजेंसी से काम करते, क्या करते हैं, ये यहीं पर ही अपने प्लांट के वहीं पर ही क्या करेंगे, अपना सीड ग्रोथ करवा देंगे, सीड को जर्मिनेट करवा देंगे, उसके बाद वो सीड नीचे टपकता है और ग्रोथ करता है। ये बात समझ में आ गई? ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? विविपेरस कहलाती है। तो एपिजियल, हाइपोजियल और हमारा विविपेरस टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन समझ में आ गया। अब हम जाएंगे डोरमेंसी की तरफ, ठीक है। डोरमेंसी यानी कि अवरुद्ध होना। डोरमेंसी की बात करें तो डोरमेंसी में भी हमारे पास 3 चीजें हैं जिसकी वजह से डोरमेंसी होती है। तो क्या होगा डोरमेंसी में? एक तो होगा हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, राइट, एक होगा हमारा इंटरनल फैक्टर और लास्ट वाला होगा हमारा टाइमिंग मैकेनिज्म। क्या मतलब हुआ मैम इसका? देखो, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इन्वायरमेंट में क्या क्या फर्क पड़ सकता है। लाइट ज़्यादा या कम होने से सीड डोरमेंसी आ सकती है, टेम्परेचर ज़्यादा या कम होने से हो सकता है, लॉस ऑफ वाटर या लैक ऑफ वाटर की वजह से भी सीड जो है जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। टाइमिंग मैकेनिज्म क्या है? टाइमिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि जो राइपनिंग है, देखो यहाँ पर सीड जर्मिनेशन है, यहाँ पर सीड फॉर्मेशन है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके बाद ये भी तो आगे जाकर के सीड जर्मिनेट करेगा ना। गेट माई पॉइंट भाई, सीड का फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ पर जाकर के वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, जैसे भी ग्रोथ होगी फर्दर ये जाकर के ये भी तो सीड जर्मिनेशन करेगा ना। मान लीजिए कि सीड फॉर्मेशन के दौरान प्रॉपर, कहाँ गए हम, प्रॉपर राइपनिंग ना हो, राइट, प्रॉपर राइपनिंग ना हो, या हम कहें कि हमारे पास जो प्लांट हार्मोन हो वो प्रॉपर ना हो, तो ऐसी टाइम में क्या होगा, सीड जर्मिनेट नहीं होगा। अब सुनो अंदर की कहानी, यानी कि इंटरनल इंपॉर्टेंट है। इंटरनल की हम बात करें, इंटरनल फैक्टर्स की हम बात करें तो बच्चों यहां पर आएगा, यदि सीड कोट थिक हो, तो यदि सीड का जो कोट है वो मोटा होगा तो एम्ब्रियो बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, राइट। यदि इमेच्योर एम्ब्रियो हो, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका एम्ब्रियो ही काम का नहीं है, तो उस दौरान आप क्या करोगे? उस दौरान भैया आप जर्मिनेट नहीं कर सकते, मतलब सीड आपका जर्मिनेट नहीं कर सकता। अब हम देखें कि भाई हमारे पास क्या है, सीड कोट थिक है, इमेच्योर एम्ब्रियो है, यदि हमारे पास रिजर्व फूड ही ना हो, राइट, हमारे पास उस पर्टिकुलर सीड को जर्मिनेट कराने के लिए रिजर्व फूड ही ना हो, तो भी हमारा सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, डोरमेंसी आ जाएगी। इसके अलावा जो ग्रोथ को इनहिबिट करने वाली चीजें अपने पास हो, राइट, ग्रोथ इनहिबिटर्स प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा
एब्सिसिक एसिड। फिर हम बात करें कि ग्रोथ प्रमोटर हो, ग्रोथ प्रमोटर्स हो, वो भी क्या करेंगे, ज़्यादा चीज़ हमेशा खराब होती है, अति किसी भी चीज़ की हो वो खराब ही होती है, नुकसानदेह होती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, सीड में डोरमेंसी आ सकती है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैम हम कर सकते हैं, एक होता है हमारा स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन का मतलब होता है कि आप सीड को कट कर दो। दूसरा होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से आप क्या कर सकते हो, एम्ब्रियो यदि इमेच्योर भी है, रिजर्व फूड भी प्रेजेंट नहीं है, तो टिश्यू कल्चर से आप वो चीज़ों को फिल करके सीड को जर्मिनेट करा सकते हो। इसके अलावा हम बोलें कि भाई यहाँ पर ग्रोथ इनहिबिटर है तो प्रमोटर ज़्यादा डाल दो, ग्रोथ इनहिबिटर है तो प्रमोटर ज़्यादा डाल दो, तो वो क्या करेगा, सीड हमारा जर्मिनेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, डन। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ देख ली। अब आ जाओ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी प्लांट अपने स्ट्रक्चर में चेंज करे ड्यू टू द डेवलपमेंट, ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से चेंज कर रहा है अपने स्ट्रक्चर में, या फिर अपने डेवलपमेंट के हिसाब से वो अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटेड और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर को चेंज करेगा। दिस एबिलिटी टू कॉल्ड प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल हेट्रोफाइल। हेट्रोफिली क्या मतलब होता है, हेट्रोफाइल का मतलब होता है कि अलग अलग चेंज करना, अपने नेचर में, अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना। इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क स्पूर। कैसे, आपके पास यहाँ पर है, आप धनिए की जुवेनाइल स्टेज को देखोगे, ठीक है, तो आप यदि धनिए के आपने देखा होगा तो जो मैच्योर स्टेज है वो एकदम डार्क होगी ऐसे, ठीक है, पत्तियां भी बड़ी होंगी, लेकिन जब आप उसकी जुवेनाइल स्टेज देखोगे तो एकदम ऐसी होंगी, बिल्कुल हल्के हल्के कलर की, आपको लगेगा ही नहीं कि वो कितनी धनिए की पत्ती है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये धनिया ही है कि नहीं। इवन मैं भी काम करते करते मैं मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी तो धनिया नहीं लग रहा, ये चूटना है कि नहीं चूटना, यानी कि ये क्लीन करना है, साफ करना है कि नहीं करना है। इज दैट क्लियर। तो अडल्ट में ये कैसा हो गया बच्चों, ये अपनी जुवेनाइल से अपनी अडल्ट स्टेज में, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये कैसा है, अपनी डेवलपमेंट के टाइम पर अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, हाँ है ना, डेवलपमेंट के स्टेज में। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है, एक मराइन प्लांट है, क्या नाम है इसका, रेननकुलस, ठीक है, रेननकुलस है, रेननकुलस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लांट पानी के अंदर रहता है, ठीक है, पानी के अंदर रहता है, तो जो भाग हेट्रोफाइल है, आधा पानी के ऊपर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और आधा पानी के अंदर वाटर हैबिटेट, राइट। जो पार्ट उस प्लांट का अपने सरफेस पे है, टेरेस्ट्रियल पार्ट पे है, वो इस तरीके से दिखाएगा, स्ट्रक्चर में चेंज, ठीक है, और जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज। ये कैसा है, इन्वायरमेंटल चेंज है, इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चरल चेंज है, हाँ या ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा धनिया और इसका एग्जाम्पल हो गया रेननकुलस। डन। इस तरीके से हमने क्या किया, ये चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्या देखा कि प्लांट जो ग्रोथ होती है वो क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन सी ग्रोथ की फेजेस है, कैसे हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन, ये टर्म्स क्या होती हैं, किस तरीके से डोरमेंसी होती है प्लांट में, राइट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट के जो प्रमोटर्स हैं, इनहिबिटर्स हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे वो रेगुलेट करते हैं उसकी ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, राइट। तब तक मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। इससे प्रीवियस टॉपिक में भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों फिर से पढ़ लो, चीज़ें क्लियर कर लो, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक थैंक यू।